Tokyo Olympics 2020. Hello and welcome to this special show on the Olympic Games. India is heading to Tokyo with 124 athletes, the largest ever contingent, 18 disciplines, a lot of excitement in the air. What can be better than to have a conversation with my friend V. Krishnaswamy, who's been to several Olympic Games himself. Welcome to the show, Swami. Thank you very much. First up, what are your expectations from the Indian squad, Swami? Expectations from Indian squads over the last 30 years that I've seen the Olympic Games, right from 1992. There always are expectations before you go, but what actually materializes into real medals is always there is a huge gap. Barring, say, maybe once in 2012 in London when India had 6 medals. That apart, I think India has always underperformed. So I hope 2020 will be much different from that. There will be much more to kind of rejoice about, even though all of our athletes will be playing in empty halls with no applause, which is actually always a very, very big detriment for any athlete in any sport. I think the kind of preparation that Indians have had, especially in the times of pandemic, whether they were in national camps or whether they were parked outside India and trained, I think the level of preparation is pretty high, and I think the expectations are sparked primarily because young Indians have been known to be fearless. Number of shooters have done really well in the last couple of years, and they raise expectations. I think the wrestlers and the boxers raise expectations as well. Swami, let's hop across to Adesh Kumar Gupta and listen to his report on Yashaswini Deswal. बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत का रंग आ रहा है और आगे के लिए मोटिवेशन है कि मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूं। इंडिया का तिरंगा जब लहराया, गोल्ड मेडल जब आपने जीता, तो वो पल कैसे थे आपकी जिंदगी के? बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वही मेन मोटिवेशन है सारी मेहनत के लिए और वही इंस्पिरेशन है। ये कहना है भारत की उभरती हुई महिला निशानेबाज यशस्विनी देसवाल का, जो उन 15 निशानेबाजों में शामिल है जो टोक्यो में पदक पर निशाना साधने की कोशिश करते दिखेंगे। यशस्विनी 10 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाज हैं। उन्होंने दिल्ली में महिला टीम स्पर्धा में मनु भाकर और श्री निकेता के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता, लेकिन तब सब चकित रह गए जब उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में मनु भाकर को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीता। 8 महिलाओं के फाइनल में उनका स्कोर 238.8 था, जबकि मनु भाकर का स्कोर 236.7 था और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर बेलारूस की विक्टोरिया थी, जिनका स्कोर 215.9 था, जो बताता है कि भारतीय निशानेबाजों से वो कितना पीछे थी। दरअसल सब सोच रहे थे कि इस स्पर्धा में मनु भाकर ही स्वर्ण पदक जीतेगी। इस कामयाबी ने यशस्विनी देसवाल को देखते ही देखते स्टार निशानेबाज बना दिया। टोक्यो में यशस्विनी मनु भाकर के साथ नजर आएंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि हम 2 जोड़ीदार हैं और अल्टीमेटली तो हमारा कंपटीशन अपने आप से ही है, तो फिर अपने आप पर जीत करने में और ज्यादा अच्छा लगता है। मनु भाकर जैसी प्रतिद्वंद्वी का साथ पाकर यशस्विनी के प्रदर्शन में निखार आया। यशस्विनी ने जिस दिन टोक्यो का टिकट हासिल किया, वो उस दिन को भूलती नहीं। बहुत ही अच्छा लगा था, अपने ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ा और आगे के लिए हिम्मत मिली। अब यशस्विनी देसवाल 24 साल की हो चुकी हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने पिस्टल थाम ली थी। मैं 14 साल की थी जब मैंने शूटिंग शुरू करी और अपने घर पे प्रैक्टिस करती हूँ और बीच में ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं। मैं पंचकुला से, बट अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ। यशस्विनी देसवाल ने साल 2019 में रियो में हुए ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में स्वर्ण और मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, लेकिन पहली कामयाबी ही होती है। जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी 2017 में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेटिंग था, क्योंकि वो मेरे लिए एक इंडिकेटर था कि मेरे को बस अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और ऐसी मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। टोक्यो में उन्हें किन देशों से कड़ी चुनौती मिलेगी, इसे लेकर वो बेहद आत्मविश्वास से कहती हैं। मेरा अपने ऊपर ही रहता है कि मैं अपना बेस्ट करूं। मैं जब अपना बेस्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली आगे चलूंगी। यशस्विनी देसवाल को निशानेबाजी में रुचि उनके पिता SS देसवाल की वजह से जागी। अपने परिवार के समर्थन को लेकर वो कहती हैं, मेरे परिवार के सहयोग की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मेरे पेरेंट्स हर बार आते हैं मेरे साथ
कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वही मेरे पेरेंट्स का साथ रहा है और उन्होंने ध्यान रखा है मेरी हर एक रिक्वायरमेंट का। और मेरे घर पे ही शूटिंग रेंज है तो फिर इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घर में शूटिंग रेंज से शुरुआत जो अब टोक्यो ओलंपिक की शूटिंग रेंज तक पहुंच गई है। अगर यशस्विनी के हौसले ऐसे ही बुलंद रहे तो वो पदक को भी अपनी रेंज में ला सकती हैं। There is one sport, Swami, and you will agree with me, that has done really well since Rio. They did not have a good time in Rio, the shooters, but they came back to brass tacks, invested a lot in the youth program, and the juniors have done really well. And I speak here specifically of Saurabh Chaudhary and Manu Baka, two young shooters who have done well. Yashaswini Deswal, another one. Abhishek Verma has come to his own. There have been a number of excellent rifle shooters as well. Apurvi Chandela, for instance. For years, Raj, I must say, shooting often used to be the butt of all jokes when we used to go to cover all the Olympics prior to, say, 2000. I mean, the shooters always had about 5 or 6, 7, 8. A lot of people who would travel the globe and actually make it to the Olympic team and then not create even a ripple there. I think it all changed in 2004 when Rajavardhan Rathore won the silver medal in Athens, and then Abhinav Bindra actually brought an entire nation, such great joy by winning the India's first and only individual gold medal in 2008. And 2012 in London was absolutely fantastic, both Vijay Kumar and Gagan Narang and then Jaideep Karmarkar coming so close to it. I think Rio was actually a very, very big letdown. Here, I think this is a chance for shooting to redeem its image. They've got a whole bunch of youngsters, Saurabh Chaudhary and Manu Bhakar, as you mentioned in particular. There is also, say, some of the others like Apurvi Chandela, Elevanil, and then Abhishek Verma, Yashaswini. So I think there is a huge pool of talent out there. Any one of them on their day can actually get into the final. And once you're in the final, it's really a shootout. This could be redemption for them if they can actually pick up more than one medal or two medals, and they do have the capability to do that. And that could actually change the fortunes of this Indian contingent in Tokyo. While there's so much focus on both Saurabh Chaudhary and Manu Baka, someone who's flown under the radar and has shot really well is Rahi Sarnobat. Absolutely. She could be a dark horse. Saurabh Chaudhary is one of India's most exciting prospects. As a young shooter who is fearless and has immense self-belief, he makes for a very interesting study. Let's join Adesh Kumar Gupta and listen to his report on Saurabh Chaudhary. तैयारी पूरी करेंगे, बिल्कुल हो सकता है कि आ सकता है मेडल। ये हैं भारत के बेहद कामयाब और युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी, जो टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और मिश्र टीम में मनु भाकर के साथ हिस्सा लेंगे। टोक्यो से पहले उन्हें क्रोएशिया में हुए ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भाग लेने का अवसर मिला और उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक और मनु भाकर के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके अलावा सौरभ चौधरी ने इसी साल दिल्ली में हुए निशानेबाजी विश्व कप में पुरुष टीम में और मिश्रित टीम में स्वर्ण और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वैसे तो विश्व कप में वो अभी तक 8 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं। सौरभ चौधरी रातों रात तब चर्चा का केंद्र बन गए जब साल 2018 में उन्होंने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर स्तर पर व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। 2018 में ही हुए एशियाई खेलों में सौरभ चौधरी ने 2 रजत पदक भी जीते। 2018 में ही यूथ ओलंपिक खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जूनियर से सीनियर लेवल पर आकर उन्होंने दबाव महसूस भी किया तो बेहद कम। इस लेवल पर आने के बाद काफी अच्छा लग रहा है और इसमें शुरू में थोड़ा प्रेशर होता है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, अच्छा है। सौरभ चौधरी के लिए साल 2019 बेहद यादगार रहा। उन्होंने 2019 में हुए ISSF विश्व कप में धूम मचा दी। पहले तो उन्होंने रियो में हुए विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, फिर नई दिल्ली में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, फिर बीजिंग में हुए विश्व कप में मिश्रित वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी क्रम में उन्होंने इसी वर्ग में इसी कारनामे को म्यूनिख और पुतियान में भी दोहराया। दिल्ली में हुए विश्व कप के माध्यम से तो उन्हें टोक्यो ओलंपिक का कोटा भी मिला। सब कुछ अच्छा गया, बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, इसमें कोटा भी मिला, मेडल भी आया और मिक्स टीम में भी अच्छा हुआ। बहुत ही खुशी की बात है, काफी अच्छा लग रहा है। सौरभ चौधरी जितना दमदार और सटीक निशाने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में लगाते हैं, उतने ही सही निशाने
मिश्रित वर्ग में उतरकर भी लगाते हैं। मिश्रित वर्ग में ज्यादातर उनका साथ मनु भाकर निभाती है। मिश्रित वर्ग में अपने साथी के निशानों पर भी ध्यान देना बेहद आवश्यक है। जरा सी भी चूक वहां भारी पड़ सकती है, लेकिन सौरभ चौधरी बेफिक्र अंदाज में कहते हैं, डिफरेंस तो होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है, ये मिक्स होता है, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, पर वो मैनेज हो जाता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सब कवर हो जाता है। सौरभ चौधरी टोक्यो में मिश्रित टीम में मनु भाकर के साथ हिस्सा लेंगे। मनु भाकर के साथ उनकी जोड़ी अभी तक ढेरों पदक जीत चुकी है। अभी तक जिस तरह से उनके निशाने पदकों पर लगे हैं, अगर उसी तरह से निशाने सही रहे तो टोक्यो ओलंपिक में कोई पदक उनके खाते में आ सकता है। महिला हॉकी की भी बात करते हैं स्वामी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है भारतीय महिला टीम, उनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं? है तो विश्व में 12 के स्पॉट पर, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा तो उनके साथ नहीं होंगी। देखिए, ऐसा होता है कई बारी जिस खिलाड़ी से या किसी टीम से इतनी अपेक्षा ना रखी जाए तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर जो दबाव है वो काफी कम पड़ता है। तो उसी के कारण जो है कई बार टीम जो है अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर करती है। तो मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि ये टीम, जब हम कहते हैं कि 12वें पद पर है विश्व रैंकिंग्स में, यदि ये अच्छा कर जाए और क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाए तो उनके अपने मनोबल के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत के लिए जो है विश्व कप भी आ रहा है भारत में। और ये जो लड़कियां हैं, इनमें इतनी सारी जो कम उम्र की लड़कियां हैं, ये भारतीय हॉकी की सेवा जो है कई साल और कर सकती हैं। वो न्यूक्लियस जो बनेगा वो मेरा ख्याल है भारत के लिए 2024 या उससे भी आगे जा सकते हैं। ये वाला जो अनुभव होगा उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए रानी की बात सुनते हैं। कप्तान है भारतीय टीम की और वो एक फैमिली चलाती है अलॉन्ग विद द कोचेस। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का टीम एक फैमिली बन के खेलता है। चलिए रानी की बात सुनते हैं। यस, बिल्कुल। जो भी आप अच्छा करते हो, आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं सब लोग, तो आपके ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और मेरा यही रहेगा कि मैं जैसे पहले मेहनत करती आ रही हूँ टीम के लिए एंड कंट्री के लिए कि मुझे कुछ करना है, मेडल लेके आना है, अभी भी मेरे अंदर वही पैशन है कि मुझे और ज्यादा काम करना है और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि हम ओलंपिक्स में अच्छा कर सके, मेडल लेके आ सकें। तो यस, डेफिनेटली वो जो सब है आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप और अच्छा। Sticking to women sports for me, I think it is a significant milestone that Bhavani Devi has qualified for the Olympic Games in fencing. She becomes India's first fencer to get to the Olympic Games, not just a woman, but any fencer. I think it's a huge milestone in itself. Coming from very humble background, but staying very focused, and after missing out on the Asian Games in 2018, to find a place in the Olympic Games and do well there, that will be a dream come true for her. Doubtless, say somebody like Bhavani getting to the Olympic stage is a big fillip to the sport itself and also to women's sport in India, because women gymnastics have done pretty well. Praniti is there in the Indian team, and then when you look at it also in judo, when you have Sushila making it to the thing. So these are the kind of women who will actually do a world of good for their own sport. सुशीला देवी की बात की स्वामी आपने, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एशियन गेम्स हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हो गई है, उसके बाद वापस आकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, इट्स नॉट अ हार्डशिप कोटा, बट शी फाउंड अ प्लेस इन द ओलंपिक गेम, सो शी इज डन वेल फॉर हरसेल्फ। एक और महिला है नेत्रा कुमनन, सेलिंग में लेजर रेडियल बोट चलाती है। पहली महिला है जो ओलंपिक गेम जा रही है सेलिंग में, और इनसे उम्मीदें शायद उतनी नहीं होंगी जितने विष्णु शरवणन से होंगे जो लेजर स्टैंडर्ड बोट चलाते हैं। आई थिंक विष्णु बहुत ही बेहतरीन सेलर है, और अगर वो टॉप हाफ में फिनिश करते हैं भारत के लिए अच्छी बात होगी। दो और सेलर है, वरुण और गणपति, दोनों 49ers चलाते हैं, और मुझे लगता है कि सेलिंग की टीम से द ओनली एक्सपेक्टेशन इज कि ये अच्छा करेंगे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। राजा, आपने बिल्कुल सही कहा। भवानी, प्रणति और सुशीला की तरह नेत्रा भी जो हैं वो अपने स्पोर्ट के लिए एक अहम कदम आगे बढ़ा रही हैं। पहले ऐसा होता था कि जो भारतीय टीम जब भी ओलंपिक्स या किसी ऐसे खेलों में जाती थी तो ज्यादा से ज्यादा एथलीट जो पुरुष वर्ग में होते थे। अब जो है हर खेल में कहीं ना कहीं जो है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा है। जहां तक कि पदक का सवाल है, पदक पिछली बारी साक्षी मलिक और सिंधु ने दिखाया था, जहां पुरुषों ने कोई मेडल नहीं प्राप्त किया था, वहां पे महिलाओं ने ही भारत का जो है झंडा फहराया। One more time, I think women are standing up and showing that they're not going to be left behind. With I think as many as 52 women athletes out of the contingent of 124, it's a very healthy number for me. Raja, Aditi Ashok in golf, she's going to get to her second Olympic Games. She's actually been India's only golfer who's actually played at the world's highest stage in the women's LPGA in the United States now for about 4 years now, and she is actually 3-time
winner in Europe. She's also played the Asian Games twice, the Youth Olympics. The Indian contingent to Tokyo is full of women trailblazers. There's another woman who's got the attention of Indian table tennis fans, and I speak of Manika Batra here, Swami. She's got a chance with Sharath. If they pull off a good win in the quarterfinals, the mixed doubles pair has got a good chance of stunning everybody in the Olympic Games. किसी जमाने में कुछ 20 साल पहले कहा जाता था कि अगर भारतीय महिलाएं जो रिले रनर्स थीं, यदि अपने इंडिविजुअल इवेंट से ज्यादा रिले पे अगर जो है फोकस रखें तो भारत को जो है एक पदक हासिल हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मनिका बत्रा और शरद कमल की बात करें तो यदि वो फोकस रखे मिक्स डबल्स में, जहाँ की ड्रॉ जो है थोड़ा छोटा होता है कि कम खिलाड़ी होते हैं और एक मैच कम खेलना पड़ता है सिंगल्स इंडिविजुअल इवेंट्स के मुकाबले, तो उसमें जो है इनको काफी बेहतर चांस मिल सकता है एक पदक के लिए। There are two others very important athletes who we might not want to miss out, and I speak of the rowers here, Swami. I think both of them from the army, one from Uttar Pradesh, another from Rajasthan, coming together to do well in lightweight double sculls and ensuring that India's presence in the rowing competitions in Olympic Games is continuous. Let's join Naveen Kumar Sharma and listen to his report on the two rowers. रोइंग एक ऐसी स्पर्धा है जहां भारत लगातार छठे ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेगा। भारत के दो रोवर अर्जुन और अरविंद ने मई में टोक्यो में हुई 14 देशों की क्वालिफाइंग स्पर्धा में लाइट वेट डबल स्कल में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई किया। अपनी शुरुआत के बारे में अर्जुन ने कहा, सेना में आने के बाद ही रोइंग स्टार्ट की थी और उन्होंने मेरी कद और हाइट देख के ही से उसमें रोइंग में लेके आए थे और सेना को और जो रोइंग फेडरेशन आज हमारे को यहाँ तक लेके सर मेरे नेशनल में भी वैसे 4 गोल्ड हैं और इंटरनेशनल मेरा चौथा कंपटीशन है सर। तो एक बार मैं 2018 में एशियन गेम्स रिजर्व था और 2019 में मैं ऑस्ट्रिया कोरिया में मेरा सिल्वर मेडल था। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल रखा हूँ मैं सर। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और घर में मेरे 4 भाई, एक सिस्टर और माता पिता हैं। अर्जुन और अरविंद डबल स्कल्स में जोड़ीदार हैं। इनकी 2017 के नेशनल ट्रायल्स में मुलाकात हुई थी। इस बारे में अर्जुन ने कहा, 17 में इधर आया था तो तब मेरी अरविंद से ताल्लुकात हुई थी सर। तब से हमारी दोनों की साथ में बढ़िया मतलब बनती है और एक दूसरे पे विश्वास करके हम बैठते हैं कि हम अपना बेहतर करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि हम देश के लिए और इंडियन आर्मी लीग के लिए और फेडरेशन और हमारे लिए बेहतर करें। टोक्यो में रोइंग की स्पर्धा वहीं हो रही है जहां एशिया ओशनिया कॉन्टिनेंटल रेगाटा यानी क्वालिफाइड स्पर्धा हुई थी। इस बारे में अरविंद कहते हैं, हाँ सर, ये खुशी की बात है। जहाँ पे क्वालिफाई करके आए हैं वहाँ पे हम एक बार फिर से मतलब रेस लड़ने का मौका मिलेगा उसी ग्राउंड में, तो बहुत खुशी की बात है सर हमारे लिए। पहले 10 चुनौती तो हमारी बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रहे हैं। हम क्वालिफाई जब से करके आए तो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हम कमी हमें दिखी थी वहाँ पे जाके तो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। हमारा ये जो कमी जैसी थी हमारी, हम उसको पूरा करके और अच्छी पोजीशन के लिए लड़ने जाएंगे सर पूरी। एक जमाना ऐसा था जब हम जाते थे हिस्सा लेने के लिए, अब हम जा रहे हैं जीतने के लिए। दिस ब्यूटीफुल टीम दैट इज एन अमालगम ऑफ इंडिया कैन गो वेल एंड गिव आउट इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस। There is no question about that, Raja. We actually have a chance of winning anything between 5 and 10 medals. I would be happy with 5 or 6, but there is a good chance that we could actually better that because India also has a history of coming close and not being able to close the deal. You know, we've got a history of a lot of 4th place finishes and 5th place finishes. If those could be translated actually into a podium, that number would suddenly look very, very healthy and very, very pleasant. It's always a pleasure having conversations on Olympic sport with you, Swami. Not too many people have such wealth of knowledge as you. You've been to a number of games and I'm sure you will enjoy the Tokyo Games as well. Along with producer Praveen Chand, this is Rajaraman signing off. Tokyo Olympics 2020. This program was produced by Praveen Chand